ठीक है। सो हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं सरस्वती माता गणेश जी का नाम लेके। सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है। फिजिक्स में आप जो भी चीज़ें पढ़ते हैं वो सब के सब आखिरी में इसी चैप्टर में आके डिसॉल्व हो जाती है। चाहे आप मैकेनिक्स पढ़े, चाहे आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़े, चाहे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े, चाहे आप हीट एनर्जी पढ़े, ठीक है, या फिर आप, हाँ, ये चार चीज़ों में वो चैप्टर्स एट द एंड ऑफ द डे वर्क एनर्जी एंड पावर पे ही डिसॉल्व हो जाते हैं। ऑप्टिक्स पे नहीं, ऑप्टिक्स इज अ डिफरेंट थिंग। तो फिजिक्स पांच पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसमें भी एक वीडियो अलग से बनाऊंगा डिटेल में, हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स। फिलहाल हम इसको देखते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर कि कैसे ये चैप्टर काम करता है। आप जो भी आपने अभी तक मैकेनिक्स में पढ़ा है, आपने वेलोसिटी पढ़ी है, आपने एक्सेलरेशन पढ़ा है, राइट ना, आपने वेलोसिटी पढ़ी है, आपने एक्सेलरेशन पढ़ा है, आपने डिस्प्लेसमेंट निकालना सीखा है, ओके, आपने फोर्स के बारे में पढ़ा, आपने फ्रिक्शन पढ़ा, ओके, आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा। सभी चैप्टर्स आके इसी आखिरी चैप्टर में आके डिसॉल्व हो जाते हैं, जिसमें आप एनर्जी और वर्क के बारे में स्टडी करते हैं। यस, दिस चैप्टर इज द एंड पॉइंट ऑफ स्टडिंग द एंटायर फिजिक्स। ओके, अब आप बोलोगे आप ऐसा क्यों कह रहे हो, वाई इज इट द एंड पॉइंट? ओके, एंड पॉइंट इसलिए मैं कह रहा हूँ, रीज़न बीइंग, देखो, आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो ना, है ना, जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो कि फिर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो या फिर कुछ भी पढ़ रहे हो, उसकी कुछ ना कुछ यूटिलिटी होनी चाहिए। ओके, उसका कुछ ना कुछ यूज़ होना चाहिए। फाइन। जैसे कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, इतने सारे लोग फिजिक्स, दुनिया फिजिक्स में कुछ ना कुछ रिसर्च कर रही है, वो इसीलिए कर रही है ताकि फिजिक्स से हम कुछ काम कर सकें, कुछ हमें मिले। ओके, तो फिजिक्स को, फिजिक्स से हम, अब हमको क्या काम मिलेगा? अब आप अपने अगल बगल कोई भी चीज़ें देख लीजिए, आप सपोज अपने सर के ऊपर एक पंखा देख लीजिए, है ना, वो पंखा भी जो चल रहा है, इट इज़ वर्किंग विद बिकॉज ऑफ द नॉलेज ऑफ फिजिक्स। ओके, उसके पीछे जो साइंस है वो फिजिक्स की साइंस है। ठीक है, वो केमिस्ट्री की साइंस नहीं है। हाँ, केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है उसमें थोड़ा बहुत, लेकिन मेजर साइंस थोड़ा बहुत क्या, हर एक चीज़ की है, बट स्टिल उसमें जो मेजर जो आउटपुट आपको दिखता है, दैट इज़ वर्किंग बिकॉज ऑफ साइंस ऑफ फिजिक्स। ओके, ये सब चीज़ थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि जिन बच्चों को चीज़ों को डिटेल में जानना पसंद है उनको बहुत मज़ा आए। सो अब ध्यान से सुनो, दो शब्द है यहाँ पर, एक है साइंस, एक है टेक्नोलॉजी। एक है साइंस, एक है टेक्नोलॉजी। ओके, तो साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क है? साइंस इज कि आप नेचर के किसी फिनोमिना को ऑब्जर्व करते हैं, यू ऑब्जर्व नेचर। एंड टेक्नोलॉजी में आप क्या करते हैं? आप उस फिनोमिना को यूज़ करते हैं टू क्रिएट समथिंग, यू क्रिएट अ डिवाइस, राइट? अ फैन इज अ टेक्नोलॉजी, राइट? इसका सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, आपने इसका नाम सुना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ साइंस, ओके, जिसमें क्या है कि आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय इंटरफेयरिंग विथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट, है ना। यहाँ पर आप मैग्नेट के हेल्प से, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, आप करंट प्रोड्यूस कर सकते हो। ये साइंस है। नेचर को उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस तरीके से आप नेचर में कुछ छेड़खानी कर सकते हैं। ओके, बट अब आपने ये साइंस पढ़ ली तो इसमें टेक्नोलॉजी आप क्या बना दी, इसी इसी टेक्नोलॉजी से आपके घर पे जो भी मोटर चलता है ना, मोटर या पंप चलते हैं, वो इसी टेक्नोलॉजी पे चलते हैं कि आप वहाँ पर, जैसे मोटर का पर्पस क्या होता है, आप उसको करंट देते हैं। ओके, आप उसको करंट देते हैं। सो अच्छा, हाँ, इसके रिवर्स और रिवर्स से मोटर, पंप और जनरेटर, एक और चीज़। अब जनरेटर काम क्या होता है? जनरेटर काम होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। ओके, तो वहाँ पर यही चीज़ होती है कि आप मैग्नेटिक फील्ड में कुछ ना कुछ छेड़खानी करते हैं एंड जिसकी हेल्प से आपको करंट मिलता है। ओके, तो ये हो गई साइंस। साइंस में आपने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया एंड टेक्नोलॉजी में आपने कुछ डिवाइस जनरेट कर दिया, वो है जनरेटर। ओके, मोटर में क्या होता है? मोटर भी सिमिलर प्रिंसिपल पर वर्क करता है। मोटर में बस आप क्या, आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो और आपको मोशन मिलता है। तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ अगर घूमती है, जैसे पंखा घूम रहा है, ठीक है ना, या फिर क्या कहते हैं, कोई कोई भी चीज़ जो रोटेट होती है वहाँ पर मोटर इन्वॉल्व होती है, बिकॉज विदाउट मोटर समथिंग कैन नॉट रोटेट। तो मोटर का प्रिंसिपल वही है कि आप उसको करंट देते हैं और वो आपको मोशन क्रिएट करके देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सिंपल सा एग्जांपल था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और जैसे फ़ैन भी हो गया, फ़ैन में भी मोटर होती है। ठीक है, तो फ़ैन भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि आपने उसको करंट दिया एंड इट इज़ रोटेटिंग। ठीक है, सो उसकी साइंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ही पैदा होती है। सो ये हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक छोटा सा फ़र्क जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ओके, तो अब वर्क एनर्जी पे आते हैं हम। वर्क एंड एनर्जी,
सो मैंने यही बताया आपको कि फिजिक्स में आपने जो भी कुछ पढ़ा है उसका पर्पस यही है कि आप उस पर कुछ वर्क करा सकें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर आता हूँ मैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर। सो वर्क मतलब क्या हो गया? एक वर्क हो गया कि मैं कंप्यूटर पर बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक हो गया कि कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं, फिर आप होमवर्क कर रहे हो, ठीक है ना। ये हो गया डे टू डे लाइफ का वर्क। ओके, वर्क को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक है डे टू डे लाइफ में, जिसको हम वर्क बोलते हैं, डे टू डे लाइफ वर्क। एक हो गया जिसको आप कहते हैं कि फिजिक्स का वर्क। अब फिजिक्स का वर्क मतलब क्या हो गया? फिजिक्स वर्क। सो फिजिक्स का वर्क क्या हो गया? वर्क इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। सो फिजिक्स में वर्क हम तब कहते हैं जब कोई चीज़ डिस्प्लेस हुई है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन समथिंग इज डिस्प्लेस्ड, only then we say that the work has happened. What do I mean by that? So suppose एक टेबल है हमारे पास, है ना, एक टेबल है, टेबल पर एक सेल फोन पड़ा हुआ है, राइट, और इस सेल फोन को मैं यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दूँ। अब फिजिक्स के टर्म में इसका डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, राइट, इट हैज़ मूव्ड, सम डिस्प्लेसमेंट इज देयर, नाउ वी कैन से दैट द वर्क हैज़ बीन डन ऑन दिस सेल फोन। इस चीज़ को समझो। ओके, तो पहले चीज़ तो ये होगी। तो आप कुछ भी करते हैं, आप टेबल उठाते हैं या फिर आप पानी उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, यू आर डूइंग वर्क इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। बट लेट्स से आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या फिर आप कुछ होमवर्क कर आपने कंप्लीट कर दिया है, तो फिजिक्स के टर्म में उसको वर्क नहीं बोलेंगे। हाँ, उसमें थोड़ा बहुत वर्क इन्वॉल्व हुआ कि आपने बुक एक जगह से उठा के ला के अपने पास रखी, फिर लिखा, फिर जाके टीचर को सबमिट कर दिया। ओके, तो वहाँ पर छोटे मोटे वर्क हो रहे हैं आपके, स्पेंड हो रहे हैं फिजिक्स के टर्म में। लेकिन वहाँ पर जो मेन वर्क जो आप कंसिडर करते हैं वो है होमवर्क कंप्लीट करना या फिर किसी असाइनमेंट को कंप्लीट करना। दैट इज नॉट कंसिडर्ड वर्क इन फिजिक्स। आई होप ये आप समझ रहे हो। सो पहली चीज़ तो ये, तो फिजिक्स में वर्क कब होता है? जब डिस्प्लेसमेंट होता है, जब कोई चीज़ मूव हुई होती है। ओके, अब यहाँ पर एक टर्म है आपका एनर्जी। अब एनर्जी कहाँ से आ गई? ओके, सो एनर्जी क्या है? एनर्जी की डेफिनेशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इट इज कैपेसिटी टू डू वर्क, वर्क करने की कैपेसिटी। व्हाट डज दैट मीन? अगर आपके पास एनर्जी होगी तो आप वर्क कर सकते हैं, अगर एनर्जी नहीं है तो वर्क बिल्कुल भी नहीं कर सकते, राइट। अगर लेट से आप बहुत थके हुए हैं, ठीक है, आपको कोई वर्क करने बोले, कुछ कुछ उठा के समझ लो 100 गोनियाँ नीचे से उठा के ऊपर रखनी है 10 माले पे, आप नहीं करेंगे, राइट, बिकॉज यू रिक्वायर सम एनर्जी टू डू वर्क। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है। सो इफ़ यू वांट टू डू वर्क यू हैव टू हैव एनर्जी। ओके, बट एनर्जी होने का ये मतलब नहीं कि आप वर्क हमेशा करेंगे। अब इसका सिंपल सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। सपोज एक बैग है, ओके, एक हमारा ये ऑफिस बैग है ना, एंड आप इसको उठाया, आपने उठा के एक हाइट तक लेके गए अपने हाथ से, फिर दोबारा नीचे ला के रख दिया, ठीक है, फिर आप ऊपर ले गए, फिर नीचे रख दिया, ऊपर नीचे आप किए जा रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे सब लोग दिन भर ऐसा कर रहे हैं, क्या होगा? आप थक जाएंगे, राइट, यू विल बी टायर्ड, वेरी टायर्ड। आपके अंदर जितनी भी एनर्जी होगी वो सब फिनिश हो जाएगी, राइट, आपकी जो भी एनर्जी होगी वो कंप्लीटली गायब हो जाएगी। तो समझ लो एट द एंड ऑफ द डे आपने इसको उठा के नीचे रखा, उठा के नीचे रखा और लास्ट में नीचे ही रख दिया जहाँ से आपने उसको स्टार्टिंग में उठाया था। तो फिजिक्स के टर्म में आपका वर्क कितना हो जाएगा? ज़ीरो, बिकॉज ये बैक डिस्प्लेस ही नहीं हुआ। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, फाइन। सो आपने क्या किया? आपने अपनी पूरी पूरी एनर्जी खत्म कर दी, लेकिन वर्क कुछ मिला क्या? नहीं, ठीक है। सो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो, इफ़ यू हैव एनर्जी तो आप वर्क कर सकते हैं, लेकिन करेंगे वो गारंटी नहीं है। तो पहले इस चीज़ को आप समझ लीजिए ध्यान से। तो ये हो गया सबसे पहली बात। सो यहाँ तक ये हो गया। सो दिस इज़ हाउ वर्क एंड एनर्जी आर रिलेटेड। ओके, सो आपके पास एनर्जी है, लेट्स से आपके पास एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट आप जानते हैं क्या होता है? जूल्स होता है, राइट। लेट्स से आपके पास 100 जूल की एनर्जी है, तो ऑन अ गुड डे आप चाहे तो इसको कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइडियल, इन एन आइडियल सिचुएशन मोस्ट ऑफ द टाइम कंप्लीट कन्वर्जन नहीं होता। ओके, या फिर आप अगर चाहें तो इस 100 जूल में से खाली 20 जूल एनर्जी वर्क में स्पेंड कर सकते हैं, बाकी 80 आपकी फिजिक्स के टर्म में विल से वेस्ट हो गई, फाइन। सो आई होप दिस एग्जाम्पल मेक सेंस। सो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपके पास जितनी एनर्जी है सबके सब वर्क में चले जाएगी। ओके, सो एक तो ये हो गया।
तो इसी के बेसिस पे हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। सो अगर मैं देखूँ यहाँ पर जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं इसको अंदर डाल देता हूँ। सो नाउ द क्वेश्चन इज, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो ओके, यस दिस लुक्स गुड, फाइन। सो नाउ वर्क का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। व्हाट इज वर्क? वर्क आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ये क्या कहते हैं कि आपके क्रॉस प्रोडक्ट का साइन नहीं है, ध्यान रखना। नॉर्मल जो बचपन से जो मल्टीप्लिकेशन सीखते आ रहे हैं उसका साइन है। सो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। एफ इज फोर्स एंड एस इज डिस्प्लेसमेंट। तो मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि मैं जूम करता हूँ कि आपने थोड़ा बहुत आप जानते हैं सब चीज़ के बेसिक्स के बारे में, फाइन। सो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो एक तो ये पुराना फॉर्मूला हो गया, बचपन से सीखते आ रहे, 8 स्टैंडर्ड आप सीखते आ रहे होंगे, ओके। अब जो आपने बड़ी क्लास में पढ़ा है, मेन फॉर्मूला है वर्क इज एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, राइट? राइट इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ओके। इसी फॉर्मूला को एक और तरीके से हम लिखते हैं, वर्क इज एफ एस कॉस थीटा, राइट? आप पढ़ा होगा आपने, इट इज एफ एस कॉस थीटा, ओके। सो हाउ आर दीज थ्री फॉर्मूलाज रिलेटेड? ये तीनों के तीनों फॉर्मूला इसी, यही जो आपका सेकंड वाला जो मेन फॉर्मूला है, इसी से निकलते हैं। इसको हम स्टेप वाइज देखते हैं, ठीक है। तो पहले मैं समझा देता हूँ कि किस फॉर्मूला को कब यूज़ करना है, बिकॉज आई एज्यूम कि आपको वेक्टर ये सब की नॉलेज है यहाँ पर, ठीक है। सो लेट्स से आपको क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा दिया होगा, आपने देखा होगा कि फोर्स वेक्टर दिया है उसने आपको 2y + 3j न्यूटन, राइट? एंड आपको दिया है उसने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 5i - 3j न्यूटन, j यूनिट मीटर, फाइन। सो व्हाट इज देयर? सो जब आपको क्वेश्चन ऐसा दिया हो डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट में, तब आप स्ट्रेट अवे इस वैल्यू को इसमें डाल सकते हैं, फाइन। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि आप इस फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे। सो लेट्स से कि आपको फोर्स ऐसे दी है कि एक फोर्स लग रही है 20 न्यूटन की, लेट्स से, एंड डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में लेकिन हुआ है ऑफ 5 मीटर, एंड दोनों के बीच में कुछ एंगल थीटा है 30 डिग्री। जब ऐसा केस दिया हो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एक एंगल का डिफरेंस उसने दिया है, ऑलरेडी मेंशन किया है, तो उस केस में वी यूज दिस फॉर्मूला। यू हैव द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यू हैव मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड यू हैव द वैल्यू ऑफ थीटा। सो ऐसे क्वेश्चंस में आप ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये जो है, ये जो हमारा फॉर्मूला है, जब आपको वैल्यू इस तरीके से दिए हो तो आप इस तरीके को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ये स्किल आपको आनी चाहिए। और आपको जब डेटा इस तरीके से दिया हो तो आपको इस डेटा को इस तरीके में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। इसके ऊपर अगर आप मेरे वेक्टर के प्लेलिस्ट में जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, सो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। आपको ये चीज़ मिल जाएगी किस तरीके से एक वेक्टर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, फाइन। सो आई होप इट मेक सेंस कि कब कैसे यूज़ करना है। अभी क्या है और डिटेल में वो सब हम देखेंगे। आई एम जस्ट टेलिंग कि जिन लोग को थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हुआ है तो आप न्यूमेरिकल्स देखते होंगे तो सोचते होंगे कि इसको कब यूज़ करना है, किसको कब यूज़ करना है। तो इस तरीके से ये है। फिर आगे अगर हम जाएं इसमें, सो ये बात तो इसकी होगी। नाउ द क्वेश्चन इज, जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, ये फॉर्मूला कब यूज़ होगा। सो फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक है एंड इस पर आपने फोर्स लगाई है 20 न्यूटन की, एंड इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 मीटर, फॉर एग्जांपल इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 मीटर। सो जैसे ये डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा, सो अब यहाँ पर आपने वर्क कर दिया है, राइट? यहाँ पर वर्क डन। अब यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है, फोर्स का वेक्टर तो राइट साइड में जा रहा है, राइट? इन विच डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज गोइंग, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, यस और नो। तो इसको हम कहते हैं कि दोनों चीज़ें आपस में पैरेलल है। दे बोथ आर पैरेलल टू, बोथ द वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। व्हेन बोथ द वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, देन वी से द एंगल बिटवीन देम इज जीरो, ओके। जीरो का मतलब यही होता है, पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल जीरो होता है। वेन एवर सपोज देर इज सम एंगल, ओके, suppose this is force, this is displacement, there is angle, then the angle is, there is some finite value of angle, but the moment they become parallel, we say the angle has become zero, okay. So the angle between parallel lines is always zero, okay, remember this। parallel lines कभी कभी overlap करेंगी, कभी कभी overlap नहीं करेंगी, तो इसका आपको ध्यान रखना है। so ये जो आपका फॉर्मूला है, that work done is fs cos थीटा, इसी में से ये ऊपर वाला फॉर्मूला आता है। कैसे आता है? यहाँ पर थीटा आपका जीरो हो जाएगा इस केस में,
व्हाट विल हैपन, वर्क डन इज एफ इंटू एस कॉस ऑफ जीरो। अब जिन महान बच्चों को कॉस जीरो की वैल्यू याद नहीं है वो याद रखो, कॉस जीरो इज 1, सो दिस बिकम एफ इंटू एस, एफ इंटू एस, ये जो आपको ऊपर वाला फॉर्मूला है। ओके, सो मेरे कहने का पर्पस क्या था कि यहाँ पर आप जो भी आप फॉर्मूलाज देखते हैं, ठीक है, सो आप जो भी फॉर्मूलाज आप देख रहे हैं, एफ एस कॉस थीटा हो चाहे एफ इंटू एस हो, ये सब के सब आपके ये जो सेंटर वाला फॉर्मूला है इसी से डिराइव हुए, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ठीक है, सो इसमें जो चीफ इंग्रेडिएंट है, जो चीफ है, सबसे मेन फॉर्मूला यही है, इसी से ये दोनों फॉर्मूलाज निकलते हैं। सो आई होप अभी तक ये चीज़ क्लियर है। फाइन, सो दिस वाज द ओवरऑल, जिसको हम काला चिट्ठा कहते हैं हिंदी में, काला चिट्ठा ऑफ दिस। अच्छा, मैंने आपको कुछ ये बात बताई थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, आई होप ये चीज़ आप समझे हो। अब इसके अब बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, छोटे से बड़े एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि किस तरीके से। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं कि साइंटिस्ट जो होते हैं दे स्टडी नेचर, नेचर के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हो। यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया हमने कि मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से आप करंट प्रोड्यूस कर सकते हो। ओके, ये तो साइंस हो गई। अब इससे हमने एक डिवाइस बना दिया जिसका नाम है जनरेटर। जनरेटर एक डिवाइस है, इससे टेक्नोलॉजी जो उस चीज़ को कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी का अर्थ यही है, मतलब यही है कि आप टेक्नोलॉजी, आप साइंस की नॉलेज को यूज़ करके आप क्या कहते हैं कि कोई चीज़, कोई यूज़फुल चीज़ को क्रिएट करें जिसको आप डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकें। हाँ, सो आई होप ऑल दिस वॉज क्लियर। ये जो मैं अभी बना रहा हूँ ये एक क्रैश कोर्स टाइप है, मतलब मैं जो लेक्चर सीरीज जो बना रहा हूँ वीडियोस के थ्रू, आई एम मेकिंग अ क्रैश कोर्स टाइप ऑफ सीरीज। इसमें आई एज्यूम कि आपको बेसिक नॉलेज है फिजिक्स की, ठीक है, मतलब आप या तो आपने 11th में पढ़ा है, 11th के जो आपकी पार्ट 1 की बुक है फिजिक्स की, ठीक है, एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आपको वेक्टर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, ये सब चीज़ का बेसिक आइडिया है। आई डोंट से कि आपको उस चीज़ की डिटेल अंडरस्टैंडिंग है, बट आपको बेसिक आइडिया है कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। सो अगर आपको ये सब चीज़ें ऊपर ऊपर से छोटा पता है तो आपको ये लेक्चर अगर आप देखेंगे आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप चाहे 12th में हो, आपको 11th की चीज़ें बहुत अच्छे से नहीं आती, या फिर आपने 11th आधा पढ़ लिया लेकिन 11th नहीं आता, या फिर आपने ड्रॉप लिया है, आप पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली ठीक है, या फिर आप कुछ होंगे बहुत कम परसेंटेज जिनको हो गया सब पढ़ाई लेकिन बट स्टिल दे वांट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड इट, सो दैट इज ऑल्सो थिंग। ये पेंटिंग मुझे बहुत पसंद है, मैंने पिछले वीडियो में बताई थी आपको। इट्स फ्रॉम राजा रवि वर्मा, यू कैन गूगल हिम एंड सी। सो ही वाज एन आर्टिस्ट, इंडियन आर्टिस्ट, 130-40 years ago, old paintings say so. So fine, so आई होप यहाँ तक आप समझ रहे हैं। एक बार प्लीज़ नोट्स आप अच्छे से ले लेना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ को मैं बताता हूँ, लेट्स से कोई भी वीडियो आप देखते हैं कि 1 घंटे का है, सो डोंट थिंक वो 1 घंटे में आपको कंप्लीट करना है, आप आराम से अपने पेस में करिए, ठीक है, देखिए, समझिए। ओके, टीचर कुछ भी कहे पॉज करके उसके बारे में सोचिए, जब आपको ऐसे थॉट्स आते हैं कि भाई ये तो क्या हो रहा है, ठीक है, तो उस चीज़ को ऑब्जर्व कर करके आराम से पढ़िए। सो एक तो ये हो गया, चलिए ठीक है। तो अब इस चीज़ पे थोड़ा सा और डिटेल पे हम जाते हैं, तो अब कुछ अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे उसको हम देखेंगे यहाँ पर। सो लेट्स से सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ। अब कुछ न्यूमेरिकल बेसिस पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि न्यूमेरिकल किस तरीके से इसमें आएंगे। लेट्स से ग्रेविटी का ही केस, सबसे ग्रेविटी से हम स्टार्ट करते हैं। सो सपोज ये हमारा ग्राउंड है और यही हमारा वो बैग है। बैग बैग कितने किलो का होता है? 1 किलो, 1 किलो से कम होता होगा मे बी, बट फॉर लेट्स से हम कैलकुलेशन के लिए 2 किलो के ले लेते हैं। लेट्स इसमें लैपटॉप सब रखा है आपने, ठीक है। बैग है जिसका मास है 2 kg। ओके, so if we have a bag which is of 2 kg mass, yes, suppose we have a bag which is of 2 kg mass, और ये ज़मीन से है 5 मीटर की हाइट पे। अब 5 मीटर कितना होता है? अच्छा, जो भी मैं चीज़ बोलूँ फिजिक्स में उसको आपको फील करना है। जैसे मैं 2 kg कह रहा हूँ तो यू हैव टू फील दैट मास। जैसे मैं कह रहा हूँ 5 मीटर, तो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि 5 मीटर कितना होता है। सो 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, 5 मीटर विल बी 500 सेंटीमीटर, राइट। सो अगर आप देखेंगे, अगर आप ठीक ठाक क्या बोलते हैं, अगर आप ध्यान से आप देखेंगे, तो अगर आपके रूम का जो हाइट होगा वो 3 to 4 मीटर होगा,
अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, वो 3 to 4 मीटर है। सो आप समझ लीजिए कि एक जो आप रूम का साइज़ है आपका, उससे थोड़ा सा 1 मीटर और ऊपर, ठीक है, इतने हाइट से बैग गिरा है। तो अच्छा खासा आप लोग को इमेजिन करना है यहाँ पर कि लगभग एक फ्लोर से बैग गिरा है नीचे। ओके, सो वहाँ से बैग गिरा है। ओके, अब आपने इसको ड्रॉप किया है ऊपर से, है ना, आपने इसको हाथ में पकड़ा था, लेट से फर्स्ट फ्लोर की बालकनी से पकड़ा, आपने छोड़ दिया है, आपने इसको ड्रॉप किया है, राइट। ड्रॉप करने का मतलब क्या हो गया, व्हेन वी ड्रॉप समथिंग, तो हमेशा ध्यान रखना, ड्रॉप मीन्स आपने उसको इनिशियल वेलोसिटी बिल्कुल भी नहीं दी है, स्टार्टिंग में जीरो वेलोसिटी दी आपने। ओके, और आप उस पर आपने उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाई है, यू एज अ ऑब्जर्वर, ठीक है ना, और यू एज अ पर्सन, ठीक है ना, आपने एक भी फोर्स नहीं लगाई है, आपने बस उसको रिलीज कर दिया है। जैसे कि ये पेन मेरा है लिखने वाला, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, व्हेन आई ड्रॉप इट, ये ऑटोमेटिकली नीचे जाता है, राइट, ग्रेविटी इसको नीचे लेके जाती है, मैं इसमें कुछ वर्क नहीं करता हूँ। तो क्वेश्चन है कि इसमें किसने वर्क किया, लेट्स से ये बैग है हमारा, अगर ये ऊपर से धन नीचे आके गिर गया, ठीक है, now the question is who has done the work। ओके, तो यहाँ पर कंप्लीट वर्क ग्रेविटी करती है, वर्क इज डन बाय ग्रेविटी। तो वर्क किसने किया, यहाँ पर ग्रेविटी ने वर्क किया। और द क्वेश्चन इज ग्रेविटी ने कितना वर्क किया है, तो वही अपना फॉर्मूला आएगा, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं डायरेक्ट ये लगा रहा हूँ क्योंकि लिए ग्रेविटी की फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, राइट, mg की फोर्स नीचे की तरफ लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ ही हो रहा है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, सो यू कैन इमेजिन mg फोर्स जो है ग्रेविटी की, वो नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है। सो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा बेटा, इसमें फोर्स इज विच इज mg इंटू आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5 मीटर। ओके, और इसी फॉर्मूला को आप mgh भी कहते हैं। ओके, फॉर्मूला याद रखने से अच्छा मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, है ना। तो mg इंटू एच हम कह सकते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर ऊपर से नीचे गिर रही है तो ग्रेविटी का वर्क कितना हो गया mgh। सो इट इज 2 इंटू जी को 10 मान लूँ अगर मैं, इंटू 5, so 5 to the 10 work will be 100 joules। I hope it makes sense। ठीक है, अगेन डोंट रिमेंबर कि ऐसे याद मत रखिए कि नीचे गिर रहा है तो mgh वर्क होगा, अंडरस्टैंड करिए इस चीज़ को सबसे पहले, फिर याद करिए कि क्यों mgh होगा, बिकॉज mg उस फोर्स की वैल्यू है और h वो डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो पहली चीज़ तो ये हो गई। सो आई होप दिस मेक सेंस। नाउ इफ यू गो अहेड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं और स्लाइड बना दूँ इसके। So I hope you are enjoying the lecture। so based on that, if we take another example, ये था कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है। अब लेट्स से कि किसी चीज़ को आपने हॉरिजॉन्टली मूव किया है, तो समझ लो ये आपका फ्लैट सरफेस था, यहाँ पर एक बहुत बड़ी अलमारी थी, है ना, एक बहुत बड़ी अलमारी है, उसके नीचे कोई सपोर्ट व्हील नहीं है और आप इसको धक्का दे रहे हैं, ठीक है ना। सो लेट्स से आप इसको धक्का दे रहे हैं, सो लेट्स अज्यूम कि यू आर अप्लाइंग फोर्स इन द स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, ये हाथ से नहीं लग रहा है कि आप फॉरवर्ड लगा रहे हैं, बट आई होप आप समझ लेंगे कि हम फॉरवर्ड इसको सीधे धक्का मार रहे हैं, ठीक है। सो यू आर अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन, राइट, एंड समझ लो कि आपके अंदर बहुत बल है और आपने इसको डिस्प्लेस भी कर दिया, ये अलमारी के नीचे, ठीक है, आपने इसको डिस्प्लेस भी कर दिया। अलमारी पतली हो गई थोड़ी, बट रियल में नहीं पतली हुई है। सो आपने इसको डिस्प्लेस भी कर दिया, फाइन। सो लेट्स से आपने फोर्स लगाया 100 न्यूटन की फोर्स लगाई आपने, एंड डिस्प्लेसमेंट हुआ 3 मीटर आपने किया, राइट। सो वर्क डन आपने कितना कर दिया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगेन आई कैन यूज दिस फॉर्मूला ऑल्सो, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ओके, और आई कैन यूज दिस फॉर्मूला ऑल्सो, एफ एस कॉस थीटा, but I know that theta over here is 0 because both of them are acting in straight direction, in parallel direction, right. So what happens over here, work is force into 100 into 3, so work will be 300 joules। I hope you follow this, ठीक है। तो ये हो गया सबसे पहली चीज, ओके। ये जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव वर्क। अब एक इसका ऑपोजिट भाई भी आता है, वो कॉन्सेप्ट है नेगेटिव वर्क का, उसको हम देखेंगे अभी। Okay, then now there is a concept of negative work।
सो व्हाट इज अ नेगेटिव वर्क? नेगेटिव वर्क डन। अब इस चीज़ में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये नेगेटिव वर्क डन क्या होता है। तो नेगेटिव वर्क डन तब होता है जब कोई चीज़ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करना चाहती है, लेकिन आप उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, अगर आपने बचपन में टाकेशीस कासल देखा होगा, आई होप मैं उसका नाम प्रॉपरली ले रहा हूँ, तो इमेजिन करिए ऐसे ही होता था, राइट। यहाँ पर एक पार्टिसिपेंट रहता था, कभी ऐसा सीन होता था कि ऊपर से एक बड़ी सी चट्टान नीचे की तरफ आ रही है ना, और वो उसकी तरफ आ रही है, तो कुछ लोगों को उसको डॉच करके जाना होता था, लेकिन कुछ लोग उसको रोकने की कोशिश करते थे, ठीक है ना। तो क्या होगा, रुकने वाला तो है नहीं, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, धीरे 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 ये नीचे आएगा, बड़ा सा पत्थर हमारा, और ये आदमी हमारा पीछे जाते रह जाएगा, ठीक है। अल्टीमेट डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, लेकिन जो आदमी जो फोर्स लगा रहा है इस पत्थर पे, वो आगे की तरफ ही है, करेक्ट, ठीक है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। सो दिस इज अ सिचुएशन वेयर वी से नेगेटिव वर्क इज डन। ओके, सो नेगेटिव वर्क जब होता है तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। ओके, और इन शॉर्ट यहाँ पर वो होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो यहाँ पर हमारा ये बड़ा सा रॉक था, ठीक है, एक्चुअली रॉक नहीं होता, कुछ और होता, रॉक होता तो पिस जाता वो। सो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जो भी आपका मटेरियल था, फाइन। तो नेगेटिव वर्क तब होता है जब आप उसकी वेलोसिटी को, उसकी स्पीड को कम करते हैं। इन शॉर्ट, जाहिर सी बात है, वेलोसिटी और स्पीड को जब आप कम करते हैं, आप कम करने में हेल्प करते हैं, तब हम कहते हैं कि आपने नेगेटिव वर्क किया है। व्हाट डज दैट मीन? आप जानते हैं यहाँ पर लेट से ये इंसान नहीं होता, अगर ये इंसान नहीं होता तो ये रॉक कुछ ना कुछ स्पीड अपनी गेन करते हुए जाता, राइट। लेकिन इस इंसान के फोर्स लगाने की वजह से क्या हो गया है, वो रॉक की वेलोसिटी स्लो हो गई है थोड़ी सी, वो अभी भी नीचे जा रहा है, बट लेकिन पहले जितनी हो जानी चाहिए थी उससे कम होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी इस इंसान ने इसको इस डायरेक्शन में नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है, जो उसके वेलोसिटी के अगेंस्ट है। फाइन, सो आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे हो। द सेम कॉन्सेप्ट इज, अगर आपने किसी पिक्चर में देखा होगा कि सामने से अगर कोई लेट से कोई चीज़ आ रही है, कोई कार आ रही है ना, एंड आप यहाँ खड़े हैं इससे लड़ाई करने के लिए, और ये अगर आके आए और लेट से आप रजनीकांत हैं, या फिर आप तो रजनीकांत से बड़े बड़े खतरनाक एक्शन वाले हीरो आ गए, जो हवा में पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। सो लेट से ये कार आगे की तरफ जाना चाहती है, एंड आप इसको पीछे की तरफ फोर्स लगाना चाहते हैं, है ना। तो अल्टीमेटली लेट से कार लेकिन आपसे जीत रही है, तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, आप दोनों जन पीछे ही जाएंगे, राइट। फाइन, सो डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ द डे पीछे की तरफ ही हो रहा है, राइट की तरफ हो रहा है, लेकिन आप फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं। तो दिस इज अनदर केस ऑफ नेगेटिव वर्क डन। ओके, तो इसी चीज़ को अगर मैं तीनों फॉर्मूला के हिसाब से एक्सप्लेन करूँ आपको, सो इफ आई एक्सप्लेन दिस, सो व्हाट इज आवर मेन फॉर्मूला, इट इज एफ एस, ठीक है, एफ डॉट एस, और या फिर हम एफ एस कॉस थीटा अगर हम यहाँ अप्लाई करें, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट लेट से राइट में हो रहा है एंड फोर्स लेफ्ट में लग रही है, ठीक है। तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, दिस इज 180 डिग्री। आई होप इट मेक्स सेंस। ओके, सो व्हाट इज कॉस ऑफ 180? So work done is f into s into cos of 180 degree. Okay, so cos 180 is minus 1. Remember this. Okay, cos of 180 degree is minus 1. So this work done will be minus of f into s. So this is a concept of negative work done. Okay, अच्छा, दो वेक्टर को कभी भी अगर आप ज्वाइन करते हैं फिगर वाइज, जैसे मैंने यहाँ फिगर में ज्वाइन किया, तो हमेशा उनकी टेल टू टेल को ज्वाइन कीजिए। ऑलवेज ज्वाइन देयर टेल्स ऑफ द वेक्टर। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? सो लेट्स से क्या कहते हैं कि एक सरफेस है एंड यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट है, एंड आप इसको फोर्स थोड़ा नीचे की तरफ लगा रहे हैं, तो भले आप नीचे की तरफ फोर्स लगाए, आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट इसका आगे ही होने वाला है। ओके, तो अगर आप इसका वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या करना है, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसकी टेल पकड़नी है, फोर्स वेक्टर की टेल पकड़नी है, और दोनों की टेल को आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स, ये हो गया इनके बीच का एंगल थीटा। ओके, हमेशा इस तरीके से वो करना है, भले वो फोर्स यहाँ लग रही है, आप इसको उठा के यहाँ पर लगा सकते हैं, ट्रैवल करवा सकते हैं वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करने के टाइम पे, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई। तो इसका सिंपल एग्जांपल बताता है, ऐसा क्यों, ऐसी फ्रीडम क्यों आपके पास, मतलब नदी बह रही है यहाँ पर इस डायरेक्शन में,
तो अगर आपको नदी की डायरेक्शन बतानी है तो आपको नदी के ऊपर जाके उंगली करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है ना कि नदी इस तरफ जा रही है। आप यहाँ बाहर खड़े होकर भी अपनी फिंगर से बता सकते हैं कि सर नदी उस तरफ जा रही है, राइट। सो वेक्टर इज वन ऑफ द, वी आर यूजिंग राइट नाउ, यू आर यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो डायरेक्शन बताने के लिए नॉट नेसेसरी यू हैव टू बी ओवर देयर एट द एग्जैक्ट लोकेशन, you can be anywhere else and you can tell the location or the direction, fine। so ये हो गया हमारे साथ यहाँ पर। so अगर यही एप्लीकेशन होता है जब किसी चीज़ को हम नीचे से ऊपर लेके जाते हैं ग्रेविटी के टर्म। सो समझो वही हमारा बैग था, महान बैग, धरती फ्लैट है, हाँ थोड़ा सा मुझसे ऊपर नीचे डायग्राम बने तो फॉरगिव मी। सो लेट्स से यही हमारा है, बैग है हमारा। अब इसको आप ऊपर लेके गए, आप इसको अपने हाथ से उठा के, अभी अपने आप तो जाने वाला नहीं है, आप इसको हाथ से उठा के ऊपर लेके गए, ठीक है ना। इनिशियली ये पोजीशन थी, फाइनली ये पोजीशन है जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। आप सपोज आप लेके गए 3 मीटर और या फिर 1 मीटर, 1.5 मीटर, ओके। 1.5 मीटर कितना होगा, 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर फीट में कितना होगा, इट विल बी 5 फीट, हाउ मच विल इट बी, 5'3", यस 5 to 5'3", ठीक है। सो 5 फीट 2 इंच का इंसान होगा, सो इट विल, ही विल, नो नो नो, परफेक्ट 5 फीट, यस यस सॉरी, 1.5 मीटर इज 5 फीट, कोई 5 फीट का इंसान होगा या इंसान होगी, सो दैट विल बी 1.5 मीटर, ओके। सपोज आपने इसको इतना ऊपर उठाया, अब जब आप इस बैग को उठा रहे थे तो आपके हाथ में कुछ फील आपको हो रहा होगा, राइट। you must be feeling some pressure in your hand, okay। वो क्या है, you are working against gravity, that is the same thing। जब कोई पत्थर नीचे आ रहा था, आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके हाथ में कुछ फील होता है, राइट। what is happening, you are doing work against the natural force, it is that feel, same thing is happening over here, okay। अब यहाँ पर 2 जन वर्क करेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि अपने आप ऊपर नहीं जाने वाला। यहाँ पर आप वर्क करेंगे, वर्क डन बाय अ पर्सन और बॉय और अ गर्ल, और यहाँ पर ग्रेविटी भी वर्क करेगी, ओके। जो आप वर्क कर रहे हो उसमें मैं बाद में आऊँगा। लेट्स से यहाँ पर किसी ने पूछा कि ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, तो थ्रू आउट जब ये बैग ऊपर की तरफ जा रहा था, ग्रेविटी की फोर्स इस पर नीचे की तरफ ही लग रही थी, ठीक है, उसकी वैल्यू थी mg। तो वर्क डन इज fs कॉस्ट थीटा, अगर आप लगाएंगे mg नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, राइट। इफ यू जॉइन द टेल ऑफ दिस 2 वेक्टर्स, what you get that angle is 180 degree। So what will happen over here, so you know this is 180, it will become -1, so work done will be minus, force is mg and displacement is h। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, कोई चीज़ अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज -mgh, कोई भी चीज़ नीचे की तरफ आ रही है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज +mgh, ओके। सो आई होप इट मेक सेंस। तो ये सारी चीज़ों का यूज़ कहाँ पर हो रहा है, आप कहीं भी अगर अपने अगल बगल देखते हैं, कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है ना, कोई बिल्डिंग बन रही है, वहाँ पर आपने देखा कोई क्रेन होगी, किसी चीज़ को ऊपर से नीचे से ऊपर उठा लेके जा रही है, या फिर ऊपर से धीरे धीरे नीचे लेके आ रही है, तो वहाँ पर सारी नॉलेज यूज़ होती है कि क्रेन को कितना वर्क करना है, उस वर्क के हिसाब से उसके अंदर जो मोटर है, डिवाइस है, वो कितना वर्क करने वाली है, ठीक है, उसको कितनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, उसको कितनी पावर कंजम्पशन की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर काम आती है। सो फाइन, आई होप आई हैव एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क। सो in our future class we will see more numerical on this, fine। in our future class we will see more numericals on this। so I hope आप लोगों को ये लेक्चर हमारा पसंद आया। so in the coming class we will see this more, okay। remember this work energy is very important, कि क्योंकि फिजिक्स में आप आगे भी चैप्टर जो पढ़ेंगे वहाँ पर भी आपको वर्क एनर्जी यूज़ होने वाला है, ओके। चाहे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, सेम कॉन्सेप्ट वहाँ भी यूज होने वाला है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन, वर्क डन बाय करंट, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिसिटी, ओके, पावर सप्लाइड टू अ डिवाइस, सो ऑल दिस कॉन्सेप्ट विल बी यूज ओवर देयर ऑल्सो। हीट एनर्जी में भी वर्क डन बाय स्टीम, ये सब चीज़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको वहाँ पर यूज़ होंगे। सो ये चीज़ हो गई, आई होप इट मेक सेंस। सो आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर, सो इसीलिए मैं ये चीज़ें आपको, ये सब हमारा ही है, हमने ही दुनिया को दिया है। सो सो आई होप ये आप समझ गए, ठीक है। इन द कमिंग वीडियोस आई विल मेक अ हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स, हाउ फिजिक्स डेवलप्ड, हाउ थिंग्स डेवलप्ड, फाइन। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। आप अच्छे से पढ़िए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास।